कहा जाता है कि शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, लेकिन चिंता की बात तो तब होती है जब इसी शिक्षा की प्रणाली पर सवाल उठने लगते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सवाल जिस विषय पर उठ रहा है उस पर चर्चा की जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा से जुड़े हुए विषय पर कि क्या राज्य सूची में शामिल हो जानी चाहिए शिक्षा, यानी कि अभी वह समवर्ती सूची में है, तो राज्य सूची में अगर शामिल हो तो क्यों, क्या कोई समस्या है, उस पर सवाल पर हम चर्चा करेंगे। और आखिर यह चर्चा हो क्यों रही है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, विभिन्न मुद्दों को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले खबर क्या है शिक्षा से जुड़ी हुई, उसके बाद हम जानेंगे यह चर्चा में है क्यों, उसके बाद हम यह जानेंगे कि शिक्षा जो विषय है समवर्ती सूची का, वह राज्य सूची में शामिल करने की जो मांग हो रही है उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। उसके बाद हम देखेंगे 7वीं अनुसूची क्या है, उसके अंतर्गत शिक्षा को कहां पर रखा गया है और उसका मतलब क्या है। और उसके बाद हम जानेंगे कि राज्य सूची में जो शामिल करने की मांग की जा रही है, इस मांग से क्या फर्क पड़ेगा और यह मांग क्यों की जा रही है, उसके पीछे के आधार क्या है। और उसके बाद आगे क्या ठीक रहेगा, क्या इसे शामिल कर देना चाहिए और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसके पीछे के आधार क्या है। और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बाकी दुनिया के देशों में भी क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि उन्हें हम प्रांतों तक सीमित करके रख रहे हैं या जो संघीय ढांचा है उसके अंतर्गत ही रख रहे हैं। और अंत में एक प्रश्न रहेगा जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा मजबूत। चलिए सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। खबर यही है, क्या जो शिक्षा का विषय है उसे हम वापस से राज्य सूची में शामिल कर दें, जो कि अभी समवर्ती सूची में है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि यह जो कोकरेंट लिस्ट है वो क्या है, समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और इस प्रकार की सूचियां बनी क्या क्यों हैं, क्या अन्य देशों में भी इस प्रकार का कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चर्चा में है क्यों। देखिए अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिसकी वजह से शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, जैसे कि नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ। तो ऐसी स्थिति पर शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे कि कितना बेहतर था पहले कि शिक्षा जो थी वह राज्य सूची का विषय थी। यानी कि ऐसा नहीं कि आज राज्य सूची का विषय नहीं है तो पहले नहीं थी, एक समय था जब थी और मांग उसी की हो रही है। हालांकि बीच बीच में होती रहती है, लेकिन जब भी शिक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर मामला गरमाता है तो यह मांग फिर से उठने लगती है। इसी वजह से यह मांग अभी फिर से उठी है। अब बात आती है यहाँ पे किसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए भारत के आजाद होने के पहले 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था और यह वह अधिनियम था जिसके माध्यम से पहली बार यह तय हुआ कि देश में एक संघीय ढांचा होगा। और इस संघीय ढांचे में बात यह उठी कि इसके अंतर्गत प्रांत को भी स्वायत्तता मिलेगी और प्रांत को अगर स्वायत्तता मिलेगी तो कुछ मामलों में प्रांत की विधायिका के पास कुछ विषय रहेंगे और कुछ विषय संघ की विधायिका के पास रहेंगे। तो विधायी विषयों को क्या किया गया कि जिन पर कानून बनाए जा सकते हैं उसमें कुछ संघ के पास चले गए और कुछ राज्यों के पास चले गए, यानी कि उस वक्त जिन्हें हम प्रांत कहते थे। तो वह विषय वितरित हो गए जिससे कि मामला जो है कहीं पर जहां पर राज्यों को देखने की जरूरत है वहां पर वो देख सके, इसी वजह से उसको स्वायत्तता मिली, और जहां पर संघ को देखने की जरूरत है वहां पर संघ देखे। उसके साथ ही यह भी देखा गया कि कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर दोनों को ही देखा जाए कि जरूरत पड़ती है कि राज्यों को भी वहां पर मिलना चाहिए उस पर अधिकार कानून बनाने का और संघ को भी। तो वहां पर एक समवर्ती सूची भी सामने आई। लेकिन हम बात करें अगर इस प्रकार के सूचियों के निर्माण की, तो ये जो सूची बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। भारत आजाद होता है और इस प्रकार 1935 के बहुत सारे प्रावधानों को वापस से 1947 के बाद जो नया संविधान सामने आया उसमें स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था, उससे काफी प्रभावित था। तो इस प्रकार की जो सूची थी वह भी शामिल थी, इसे भी वापस शामिल किया गया। अब 7वीं अनुसूची में जो लिस्ट थी उसको शामिल करने के बाद दिक्कत ये आती है कि जब 1976 का आपातकाल आता है, आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन होता है 42वां, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार क्या करती है कि जो शिक्षा जिसे राज्य सूची के अंतर्गत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत रखा गया था, उसे क्या कर दिया जाता है, आजादी के कई साल बाद राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि समवर्ती सूची वह सूची हो गई जहां पर दोनों ही का केंद्र और राज्य कानून बना सकती है। तो अब केंद्र के पास भी अधिकार आ गया। ऐसी स्थिति में जब सरकार बदलती है और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, तो
तो उन्होंने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया और उसके माध्यम से जो 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान थे उन्हें वापस से बदलने का प्रयास किया। तो उसमें बहुत सारे प्रावधान तो उन्होंने बदल दिए थे, लेकिन शिक्षा को समवर्ती सूची से उन्होंने जो प्रयास किया कि दोबारा से राज्य सूची में शामिल कर लिया जाए, वैसा हो न सका। इसकी वजह से वह अभी भी समवर्ती सूची में बरकरार है। तो जो 7वीं अनुसूची की मैं आपसे बात करता हूं, जिस 7वीं अनुसूची में संविधान में हम देखते हैं कि यह तीनों सूचियां हैं, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये है क्यों? दरअसल किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को क्या बोलते हैं? विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति का मतलब यह है कि विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जिस विषय पर, उसे हम बोलेंगे कि इस विषय पर विधायी शक्ति है। तो संघ सूची में जो विषय है उस पर विधायी शक्ति संघ की सरकार के पास है। जो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट है वह मान लेंगे कि वह जो है विधायी शक्ति राज्य की विधायिका के पास है, और समवर्ती सूची में दोनों के पास। अब देखिए, दोनों में से कानून की एक रूपता बनाने की जहां जहां पे जरूरत पड़ी थी, उन्हीं विषयों को केंद्र की संघ सूची में शामिल किया गया। तो संघ सूची में ऐसे ही विषय मिलेंगे जैसे बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि। ये सारे के सारे एक रूपता के लिए काफी जरूरी है, इनका एक रूपता में आना जरूरी है, इस वजह से संघ सूची में है। लेकिन राज्य सूची में वहां के जो क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मामले हैं मुख्य रूप से, उन्हें शामिल किया गया है। हालांकि आपातकाल का या कुछ विशेष स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पर कानून जो है केंद्र बना सकता है, संघ बना सकता है, नहीं तो राज्य विधायिका के पास ही है। आप ये मान के चलिए स्पष्ट तौर पर राज्य विधायिका के पास है, जैसे कि राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकार, थिएटर और उद्योग। ये ऐसे विषय हैं जिस पर सीधे राज्य सरकार कानून बना सकती है। अब लेकिन एक और सूची है जो मैंने आपसे कहा कि जिस पर दोनों ही बना सकते हैं, यानी कि एक रूपता अगर हो तो अच्छा है, लेकिन आवश्यक नहीं है। यही है समवर्ती सूची का मर्म। इस मर्म के आधार पर शिक्षा को शामिल किया गया। लेकिन कौन कौन से विषय यहाँ पर हैं? देखिए, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, जैसे कुल 52 विषय हैं। यानी कि समवर्ती सूची में 52 हैं, संघ सूची में 100 हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। तो अलग अलग इनकी संख्या है, 52, 100 और 61। बदलाव हुए हैं, कभी कभी सूचियों में बदलाव। जैसे 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए जो 1976 में हुआ था, तो बहुत सारे विषय, 5 विषय ऐसे थे जिन्हें क्या कर दिया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतौल, न्याय प्रशासन। तो कुछ को तो वापस से इसको बाद में फिर राज्य सूची में लाया गया, लेकिन कुछ नहीं आ पाया, जिसमें से शिक्षा ऐसा था जो वापस से राज्य सूची में नहीं आ पाया। और यह मांग लगातार उठती रहती है कि राज्यों के पास कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए। उसके पीछे के आधार क्या है? देखिए, उसमें शामिल करने की जो मांग हो रही है उसके पीछे के आधार है। आधार में से सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो खर्चों की बात की जाए, जो शिक्षा पर बजटी व्यय का विश्लेषण है, उसके आधार पर पता चलता है, जो कि शिक्षा मंत्रालय का ही आंकड़ा है 2022 का, कि केंद्र द्वारा 15% और राज्य द्वारा 85%। यानी कि देखिए, अगर समवर्ती सूची में किसी ने कानून बनाया, मान लीजिए राज्य सरकार ने एक कानून बनाया, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश ने शिक्षा पर एक कानून बनाया, और उसी से जुड़ा हुआ उसी विषय पर एक कानून केंद्र सरकार ने बाद में बना दिया, तो कानून किसका माना जाएगा? कानून माना जाएगा संघ का, केंद्र सरकार। यानी कि जिसकी तरफ से खर्च कम है 15%, उसका कानून माना जाएगा, और जिसकी तरफ से खर्च ज्यादा है उसका कानून नहीं माना जाएगा। इस आधार पर राज्यों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि हम जब शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से व्यवस्था बननी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक तर्क ये भी है, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं, अलग अलग तरह का दृष्टिकोण आवश्यक है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। ऐसे में एक रूपता अनावश्यक लग सकती है कहीं कहीं पर व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसे में एक रूपता का दबाव ना हो। राज्य सरकारें पता चला कुछ कानून बनाए, लेकिन वहां पर केंद्र का अगर कोई कानून आता है तो जो आवश्यक नहीं थी किसी एक क्षेत्र में और किसी एक क्षेत्र में आवश्यकता थी, वो दोनों जगह पर लागू हो जाएगी। तो ऐसे में किसी एक क्षेत्र का फायदा तो हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह का नुकसान भी हो सकता है। तो ये दो तर्क थे। फिर तीसरा था, मान लीजिए कि शिक्षा के अलावा प्रशिक्षण को भी अगर शामिल कर लिया जाए और अलग अलग विभागों के खर्चे उसमें शामिल कर लिए जाएं,
तो उसमें भी केंद्र सरकार का खर्चा 24% है और राज्य सरकार का खर्चा 76% है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी राज्यों का खर्चा ज्यादा है, इसी वजह से उनके द्वारा बार बार मांग उठती है। और एक जो बड़ी वजह थी राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल करने के पीछे एक कारण जो गिनाए जाते थे, उनमें एक कारण यह भी गिनाया जाता है कि भ्रष्टाचार, जो शिक्षा प्रणाली पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, साथ में उतना प्रोफेशनल तरीके से शिक्षा पर कार्य नहीं होता है जो होना चाहिए था। तो यह सवाल तो अभी भी उठ रहा है, हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं ला पाए हैं। आप देख लीजिए, पेपर लीक होते हैं, उसकी खबरें आती हैं, खबरें अगर आ रही हैं इसका मतलब कि उसमें सच्चाई है, इसीलिए पेपर कैंसिल हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने बीच बीच में अखबारों के माध्यम से आते रहते हैं कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं लग पाया है, हम उतना व्यवसायिक तरीके से शिक्षा को नहीं चला पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस वजह से समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग की गई थी वह पूरी होती हुई तो अभी इतने सालों में नहीं दिख रही। तो यह सवाल उठता है कि वापस अगर राज्य सूची में आप शामिल कर देंगे तो जो आप कह रहे थे, जो जिस बात का डर बना हुआ, वो डर तो अभी भी है, वो अभी भी जाहिर होता है, उससे हम दूर नहीं हो पाए हैं सूची में आने से। तो इससे बेहतर है कि राज्य सूची में इसको ला दिया जाए। तो ये उनके द्वारा कुछ आधार बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यह हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि ठीक क्या रहेगा ये हम समझ लें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि राज्यों का कहना है कि हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, हमारे माध्यम से खर्च ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो सवाल है, जिस विषय पर वो बात करना चाहते हैं शिक्षा के इस मुद्दे पर, वहां पर एक सार्थक चर्चा तो होनी ही चाहिए। अब सार्थक चर्चा अगर होगी तो यहाँ पे देखिए, ये बात भी जानना जरूरी है कि कुछ विनियामक तंत्र हैं जो रेगुलेट करते हैं, शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग हो गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हो गई। इस प्रकार के जो केंद्रीय संस्थान हैं जो विनियामक निकाय के रूप में कार्य करते हैं, इनका अभी भी अस्तित्व में होना जरूरी है। तो उस सार्थक चर्चा के बीच में इनके रहने पर भी चर्चा होनी चाहिए और इस पर यह भी नजर रखना चाहिए कि इनका होना कितना लाभदायी रहा है। अब इसके अलावा साथ में यह भी देखना होगा कि दुनिया के अन्य देशों में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो शिक्षा के मामले में प्रांतों को अधिकार मिला हुआ है व्यवस्था प्रणाली सुनिश्चित करने का, कानून बनाने का। कनाडा में भी इस प्रकार देखने को मिलता है और जर्मनी में इस प्रकार से व्यवस्था है कि केंद्र और जो प्रांत है दोनों को बराबर है शिक्षा के मामले में शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन भारत में देखें, समवर्ती सूची में जैसे ही कोई मामला आता है तो बराबरी का मामला नहीं रह जाता है। अगर उस मामले पे केंद्र का कानून आ गया तो वह उस पर डोमिनेट कर देगा, भारी पड़ जाएगा। तो उसकी तुलना में जर्मनी में बराबरी का शक्ति यहाँ पे शिक्षा के मामले में दी गई है। अब उसके बाद बात करें कि जो नीतियां हैं अभी, इस पर एक चर्चा यह भी देखनी होगी कि जो नीतियां सरकार द्वारा बनाई गई हैं वो कितने बेहतर तरीके से लागू हुई हैं। यानी कि हो सकता है कि नीतियां बहुत अच्छी बनाई जा रही हैं लेकिन बहुत बेहतर तरीके से लागू नहीं हो पा रही। इसी वजह से ये जो सवाल उठते हैं कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई, इस वजह से हम उस व्यवस्था में चले जाएं जिस व्यवस्था में हम थे। तो क्यों ना उन नीतियों पर भी ध्यान दिया जाए, उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जाए और यह भी देखा जाए कि क्या लागू करना ही सब कुछ होगा, यानी कि पर्याप्त होगा या नहीं होगा, या तो सच में हमें जो भी विषय या जो मुद्दे गिनाए जाते हैं राज्यों के माध्यम से उन पर और चर्चा करनी चाहिए और उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और अंतिम रूप से जो निष्कर्ष निकले फिर उस पर विचार करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस मुद्दे पर इतनी ही बात थी, लेकिन एक सवाल होना चाहिए। सवाल है कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, 42वें, 44वें, 51वें या 78वें? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।